तो स्टूडेंट्स, पहले एपिसोड में आपने देखा, आपने सीखा कि टेंस क्या होते हैं, उनका पहचान कैसे की जाती है, उनके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, उनके मेन वर्ब क्या होते हैं, और हर एक टेंस का कुछ 2-4 एग्जाम्पल आपने सीखा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार से अच्छे से पहचाना जा सकता है, और क्या करें कि जो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आप अच्छे से समझ सकें, पहचान सकें कि आपसे कभी गड़बड़ ना होगी सेंटेंस पहचानने में। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को छोड़कर यदि आगे बढ़ गए तो फिर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपसे मिस जरूर हो जाएगा। तो लास्ट में आपको मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वास्तव में होता क्या है, ये कैसे होगा। जब तक इंट्रोडक्शन आप क्लियर समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख नहीं पाएंगे। तो लास्ट में इस चीज पे आपको जरूर बताऊंगा, मैं लास्ट तक बने रहेगा। और ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पर हर एक चीज हर एक बार आपको यूनिक और डिफरेंट बताई जाती है। और इस बार मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जीरो से हीरो बनाने का सफर शुरू कर चुका हूं, और आज सफर का दूसरा पड़ाव है। तो चलते हैं अपने वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सेंटेंस आपके सामने क्या पहचान लेकर आते हैं। सेंटेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सेंटेंस के प्रकार 5 हमारे कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑब्जेक्टिव। हर सेंटेंस को पहचानने का एक अलग नियम होता है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हर जगह बताया गया है, लेकिन सेंटेंस को पहचाने कैसे, ये मेन मुद्दा होता है। जब तक आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में सही उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जरूरी होता है सेंटेंस को पहचानना। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सेंटेंस पहचानना पहले सिखाऊंगा, उसके बाद इनडायरेक्ट बनाने के कुछ बेसिक रूल होते हैं, उन बेसिक रूल को बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो पहला हमारा सेंटेंस आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एक एक करके डिटेल में समझते चलते, एक एक सेंटेंस का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो पहले चलते हैं असर्टिव सेंटेंस की तरफ। तो पहला हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट का मतलब कथन, यानी कि इसको एक नाम जो हमारा होता है, अगर एक नाम से सिंगल नाम से उसे कहना हो तो हम लोग स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। और स्टेटमेंट हुआ कथन, मतलब कहीं पर वो सेंटेंस जिसमें कोई बात कही जा रही हो, कोई भी बात, कुछ भी ये नहीं जरूरी है कि तुम आप इसमें स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई बात कही जा रही है तो वहां पर आपको असर्टिव सेंटेंस देखने को मिलेगा। जैसे आई गो टू आगरा, इसमें एक बात कही गई कि मैं आगरा जाता हूं, या फिर यू प्लेड हेयर, यहां पर भी एक बात कही गई। ये स्टेटमेंट कब आता है? ये स्टेटमेंट हमारा किसी भी प्रश्न को पूछने के बाद आता है। तो प्रश्न को पूछने के बाद उत्तर में कोई स्टेटमेंट मिलता है, तो उस स्टेटमेंट में किसी भी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी बात को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये दो ही चीजें होती है स्टेटमेंट में, या तो बात एक्सेप्ट की जाएगी या तो बात रिजेक्ट की जाएगी। अगर बात एक्सेप्ट की जा रही है तो वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में होगा। अगर बात एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी व्यक्ति, अगर स्वीकृति दे रहा है तो उसे हम अफर्मेटिव कहेंगे। अगर रिजेक्ट की जा रही है बात तो वो हमारा निगेटिव में हो जाएगा। क्लियर? यानी बात अगर एक्सेप्ट की गई तो अफर्मेटिव, बात अगर रिजेक्ट की गई तो निगेटिव। अर्थात ये सेंटेंस जो आप इसमें देख रहे हैं कि आई गो टू आगरा, यू प्लेड हेयर, इसमें बात एक्सेप्ट की गई है, अर्थात ये दोनों सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव में हुए। क्लियर? और अगर निगेटिव है तो निगेटिव का तो सीधा सा फंडा है कि निगेटिव में आपको नॉट, नो या नेवर ये देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे हो गया कि जैसे आई डू नॉट कम हियर, आई डू नॉट कम हियर, या देखिए नॉट आपको देखने को मिल रहा है, अर्थात नॉट देखने को मिल रहा है, अर्थात यहां पे बात को रिजेक्ट किया गया। और जब रिजेक्ट किया गया बात को तो सेंटेंस हमारा निगेटिव में बन रहा है। क्लियर? या फिर कहा गया कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, ये निगेटिव यानी नॉट लिखा मिल रहा है,
तो ये भी हमारा रिजेक्ट की जा रही बात, अर्थात ये निगेटिव में सेंटेंस है। और चाहे सेंटेंस आपका निगेटिव में हो और चाहे अफर्मेटिव में हो, ये दोनों ही असर्टिव की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा है और कोई कह रहा है ये अफर्मेटिव है और आप कह रहे हैं असर्टिव है, तो ये नहीं जरूरी कि वो सही आप गलत है। असर्टिव की श्रेणी में अफर्मेटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है। तो जब भी आप सेंटेंस कहीं देखें जहां पे बात एक्सेप्ट की गई हो या बात को रिजेक्ट किया गया हो, दोनों ही सेंटेंस असर्टिव की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि अब असर्टिव सेंटेंस आपको जब भी पहचानना होगा, कहीं भी आपके सामने लिखा आ जाएगा, तो असर्टिव सेंटेंस पहचानने में आपसे गलती नहीं होने वाली। क्लियर? तो दूसरा सेंटेंस हमारे सामने आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि वो सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाए। क्लियर है कि वो सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछे जाए, उन सभी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना सबसे आसान होता है कि सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। इकलौता यही सेंटेंस है जिसमें ये मार्क आपको देखने को मिलता है, इसे इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं। अगर ये निशान आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में लगा दिख जाए, तो ये बात मान के चलिए कि वहां पर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते कैसे, वही बताता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के दो नियम होते हैं। ये सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो सेंटेंस होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन जिनका आंसर आप केवल हां या ना में दे सके, हां या ना में दे सके। और दूसरे टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर देने के लिए आपको एक स्टेटमेंट देना पड़े, यानी कि एक असर्टिव सेंटेंस बोलना पड़े। क्लियर? यानी कि एक को उत्तर देने के लिए हाँ या ना में काम पर चल जाए और दूसरा उत्तर देने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बोलना पड़े। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों क्वेश्चन होते कैसे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि डिड यू रीड टुडे, यानी कि प्रश्न पूछा गया क्या आज आपने पढ़ाई की, तो आपका उत्तर क्या निकल के आएगा, हां या ना। यानी हां पढ़ाई की या ना पढ़ाई की, यानी कि उत्तर आप या तो यस देते हैं या फिर नो देते। आंसर आपका इसका कंप्लीट हो गया। इसके अतिरिक्त इसमें अगर आप कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, यस या नो में उत्तर दे दिया, तो आपको वहां पे आंसर और देने की जरूरत नहीं है। अब बाई चांस आपने नो कह दिया, उत्तर में कहा नो, तो मैंने पूछा कि व्हाई डिड यू नॉट रीड टुडे, व्हाई डिड यू नॉट रीड टुडे। ये प्रश्न कर लिया मैंने आपसे कि आज आपने क्यों नहीं पढ़ा। तब आप हाँ या ना, यस या नो देकर तो उत्तर पूरा कर नहीं सकते। इसको बोलने के लिए आपको एक असर्टिव सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको अपना बहाना बताना पड़ेगा, कोई नया बहाना सोच के बताना पड़ेगा जो किसी ने सुना ना हो कि आज आपने पढ़ाई क्यों नहीं की। तो एक असर्टिव सेंटेंस सोच के बोलेंगे आप यहां पर। तो ये पहले टाइप का प्रश्न हो गया जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। ये दूसरे टाइप का प्रश्न हो गया जिसका उत्तर एक स्टेटमेंट में दिया जा सकता है। दोनों में अंतर आपको समझना है कि क्या होता है। यानी कि ये इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट बनाते समय इन दोनों सेंटेंस में अंतर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन दोनों सेंटेंस में यदि अंतर ना कर पाए तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उलझ जाएंगे। तो अंतर यह होता है कि जब भी यस नो टाइप क्वेश्चन आता है, ये वाला जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सके, तो उसमें शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखती है। हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब मेरे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मिलेगी, जिसमें मैंने आपको एक एक टेंस का डिटेल में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब कुछ बताया है। तो यदि सेंटेंस में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नजर आ जाए और इसके बाद कोई सब्जेक्ट अगर नजर आ रहा है, तो ऐसा सेंटेंस जो हमें कहीं पर भी दिखे, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, तो ये हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन होगा। यस नो टाइप क्वेश्चन होगा। यहां पर भी देखिए डिड लगा हुआ है, या फिर हैड आ सकता है, या फिर विल आ सकता है, फिर शैल आ सकता है, या फिर डू आ सकता है, डज आ सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, तो वो सेंटेंस हमारा यस नो टाइप बनेगा। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब से पहले भी अगर कोई वर्ड नजर आ जा रहा है, जैसे यहां पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले एक वर्ड नजर आ रहा है, तो ये डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है। डब्ल्यू फैमिली के वर्ड कौन कौन से होते हैं? व्हाई हुआ, व्हाट हुआ, व्हेन हुआ, हाउ हुआ,
और फिर वेयर हुआ, फिर हु हुआ, whom, whose, या फिर हाउ मच, फिर हाउ मैनी, etc। मतलब और भी ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के पहले नजर आ जाए, इनको हम लोग डब्लू फैमिली का वर्ड कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले यदि डब्लू फैमिली का वर्ड कोई भी नजर आ रहा है तो वो हमारा जो है क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन। क्लियर? नहीं, दो सेंटेंस होते हैं, एक में आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले नजर आएगी और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद अगर सब्जेक्ट नजर आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसका उत्तर हमें केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है। दूसरा सेंटेंस हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्लू फैमिली के वर्ड आ जाते हैं। डब्लू फैमिली ये मैंने लिख रखी है, इस डब्लू फैमिली के वर्ड अगर आ जाए हेल्पिंग वर्ब से पहले तो आपको उसका उत्तर देने के लिए एक स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, एक पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा, बिना वाक्य बोले उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन। क्लियर? तो ये दोनों सेंटेंस उम्मीद करता हूं कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी यदि आपके सामने आते हैं तो इसके माध्यम से आप क्लियरली समझ जाएंगे कि पहले आप उसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले भी कोई क्यू वर्ड का क्वेश्चन लगा हुआ, वर्ड लगा हुआ है, कोई क्यू वर्ड लगा हुआ, क्वेश्चन वर्ड, तो वो सेंटेंस वहीं पे डिफरेंट हो जाएंगे। और इन दोनों को इनडायरेक्ट बनाने का अलग अलग रूल होता है। तो क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। तो अब चलते हैं इसके तीसरे सेंटेंस के तीसरे टाइप की तरफ। तो अगला सेंटेंस हमारे सामने आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा असर्टिव की तरह होता है, क्योंकि असर्टिव में जैसे सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप आपको लगा मिल जाता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के आखिरी में भी फुल स्टॉप लगा हुआ मिल जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इजरामेट्री का भी अपना एक निशान होता है, ऑप्टेटिव का भी अपना निशान होता है, इंट्रोगेटिव का भी अपना निशान होता है। लेकिन जो असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस ये दोनों फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, लेकिन शुरू ये दोनों अलग तरीके से होते हैं। मतलब इसमें लास्ट में देख के आपको नहीं पहचान सकते कि ये इंपरेटिव है कि असर्टिव है। यहां पे इन दोनों सेंटेंस में शुरुआत देख के आप पहचान सकते हैं। शुरुआत देख के कैसे पहचान सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होगा मेन वर्ब के साथ शुरू होगा। जब भी ये सेंटेंस स्टार्ट होगा मेन वर्ब के साथ स्टार्ट होगा। अर्थात यानी कि असर्टिव सेंटेंस देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है सब्जेक्ट के साथ शुरू होता है, उसमें कार्य करने वाले को पता रहता है कि कार्य करने वाला क्या कौन है। लेकिन जब भी इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब के साथ शुरू होता है। इसमें कार्य करने वाले सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, और यू जो हमारा हिडन होता है। क्लियर? यू हमेशा हमारा हिडन होता है। सेंटेंस जब भी शुरू होगा मेन वर्ब के साथ शुरू होगा, और इसमें जो मेन वर्ब होगी ये फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ये भी नहीं कोई दूसरी, ये फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। क्लियर? नहीं, ये असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस में अंतर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि असर्टिव सेंटेंस जब भी शुरू होगा सब्जेक्ट से शुरू होगा, इंपरेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होगा मेन वर्ब से शुरू होगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होगा। क्लियर? अब बारी आती है इसके निगेटिव की। निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसमें डू नॉट से शुरू होता है हमेशा सेंटेंस। ये सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है। डू नॉट, या जैसे देखिए सेंटेंस लिखा कि सिट डाउन, सिट डाउन, ये सेंटेंस मैंने लिखा, ये इंपरेटिव है। कैसे है? क्योंकि सिट माने बैठना होता है, और मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ, ये सेंटेंस क्लियर हो गया कि सिट डाउन, बैठ जाओ। या फिर डोंट या डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर, ये भी सेंटेंस देखिए डू नॉट से शुरू हुआ है। कि यहां पर कोई भी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ शुरू ही नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। या तो ये मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, या तो फिर डू नॉट से स्टार्ट होगा, या तो फिर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा। प्लीज या काइंडली, इन दो वर्ड से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो जहां पर आपको ऐसे शब्द शुरुआत में वाक्य के लगे हुए मिल जाए वहां पर हम लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जो भी होता है वो हमारा क्या होता है? कोई ऑर्डर होता है, कोई कमांड होता है, या कोई रिक्वेस्ट होती है, या प्रे होती है। यही सारी चीजें, मतलब जो इसमें अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं, मतलब कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई कमांड दी जा रही है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई प्रार्थना की जा रही है,
ये सब सेंटेंसेस जो होंगे ऐसे सेंटेंस ये इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस आसान है पहचानना कि जब भी शुरू होगा मेन वर्ब से शुरू होगा, या फिर डू नॉट से शुरू होगा, या फिर प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। क्लियर? क्योंकि इन सेंटेंस को अगर अच्छे से आप नहीं पहचान पाएंगे तो इनडायरेक्ट बढ़िया से नहीं बन सकती है। तो सेंटेंस पहचानना ये आसान है कि ये जब भी शुरू होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ध्यान रखिए वर्ब की और कोई दूसरी फॉर्म आती नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? निगेटिव सेंटेंस अकलौता डू नॉट से नहीं स्टार्ट होता है। निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको नेवर का भी यूज शुरू में देखने को मिल सकता है। क्लियर? इंपरेटिव सेंटेंस नेवर के साथ भी शुरू हो सकता है। जैसे कहा गया कि नेवर अब्यूज एनीवन, ये सेंटेंस नेवर के साथ शुरू हुआ। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, यहां देखिए सेंटेंस प्लीज से शुरू हुआ। ये हो गया कि क्लोज द डोर, यहां देखिए मेन वर्ड से शुरू हो रहा है क्लोज के साथ। या फिर डू नॉट स्मोक, यहां देखिए डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि इन एग्जांपल्स को देखिए और ये जो वर्ड्स हैं जिनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, इनके बाद आपको कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने में दिक्कत नहीं होने वाली कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, कहां होते हैं। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस जैसा शुरू में ही बताया कि दोनों फुल स्टॉप पे ही खत्म होते हैं। इन दोनों को शुरुआत में देख के आप पहचान सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है। क्लियर? अब चलते इसके अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस हमारे सामने आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर एक शब्द में आप कहना चाहें तो ये होता है आश्चर्य। यानी अगर कोई चीज आपके सामने अचानक आ गई जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं, तो एकाएक आप सरप्राइज हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, और उस सरप्राइज में, उस चौंकने के भाव में आपके मुंह से जो भी शब्द निकल रहा हो, जो भी वाक्य उस समय निकलेगा, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत जाएगा। या फिर कोई चीज आपने की और आशा से अनुरूप, आपके आशा के अनुरूप और ज्यादा अच्छी बन गई, मतलब कोई चीज बना रहे हैं आप और उम्मीद कर रखे ये इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बन गई, तो आप अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। या फिर परिणाम निकल रहा है, उम्मीद आपने नहीं की है कि आप परीक्षा परिणाम में इतने अच्छे नंबर लेंगे, लेकिन उसके आपकी उम्मीद से ज्यादा नंबर आ गए, तो वहां पर आप खुशी हो जाएंगे। या फिर आपने उम्मीद की है फर्स्ट आने की, आप फेल हो गए, तो वहां आप एकाएक सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या किया जाए। तो उस समय जो आप बोलेंगे अपने मुंह से, जो स्टेटमेंट आप कहेंगे, वो सारी स्टेटमेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाएगी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है, इसके शुरुआत में कुछ वर्ड्स आपको, मतलब सेंटेंस के शुरुआत में ही कुछ वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा। पीछे मैंने लिख रखा, अभी बताता हूं कि एक्सक्लेमेशन मार्क उस वर्ड के बाद लगा हुआ मिल जाएगा, बाकी शेष सेंटेंस उसके बाद लिखे रहेंगे। ये सबसे आसान तरीका है एक्सक्लेमेशन पहचानने का। जैसे देखिए कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हुर्रा हुआ, हा हुआ, आहा, अलास, आ, ब्रावो, वाओ, हाउ, व्हाट। अधिकतर सेंटेंस में आपको शुरुआत में ही यही चीज लिखी हुई मिल जाएगी। इसके बाद और भी होते हैं जो आगे लिखे हुए मिल सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में कोई वर्ड लिखा गया है और वर्ड के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला निशान, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है वर्ड के बाद, तो वहां पे आप देखिए कि वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा। इसका निशान का यूज अगले सेंटेंस में, दूसरे ऑप्टेटिव में होता है, लेकिन वो दूसरे तरीके से होता है। तो यहां पे ध्यान रखिए कि पहले ही आपको शुरुआत में मिल जाएगा। जैसे अलास, अलास आई एम अनडन, अलास आई एम अनडन। अलास के बाद देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। जैसे फिर हो गया हुर्रा, वी वोन द मैच, वी वोन द मैच। या फिर हो गया आहा, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। क्लियर? तो यहां देखिए कि शुरुआत में ही ये वर्ड्स आपको शुरुआत में ही लगे मिलेंगे और शुरुआत के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा और सेंटेंस खत्म होगा फुल स्टॉप पे। क्लियर? जैसे व्हाट, हाउ दिस हैपन, हाउ दिस हैपन।
मतलब यहाँ देखिए व्हाट, ये एक सरप्राइज व्यक्त कर रहा है, एक आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेंटेंस आपके सामने कभी भी यदि आते हैं तो आराम से आप पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सबसे आसान तरीका वही बता दिया कि इन वर्ड्स को आप सेंटेंस के सबसे शुरुआत में लिखा पाएंगे और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ पाएंगे। और अगर ये चीज कहीं आपको मिल रही है, इस तरीके के सेंटेंस लिखे हुए मिल रहे हैं, तो 100% है वो सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत जाएंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा आगे का रूल है, अपर लेवल का रूल है, तो वो धीरे धीरे करके आपको एक एक करके की वीडियो दूंगा। तो पहले आप सेंटेंस को पहचानना सीखिए, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनडायरेक्ट क्या होता है। लेकिन इसके बाद एक और सेंटेंस है, उसे पहले सीख लीजिए। पहला सेंटेंस हमारे सामने आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिनसे हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं। मन के भाव, जैसे किसी को आशीर्वाद देना हुआ, किसी को श्राप देना हुआ, कोई कामना प्रकट करनी हुई, तो ये सारी चीजें जो हमारे मन से निकलती हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब इच्छावाचक वाक्य, जो हमारी इच्छाओं को सामने प्रकट करते शब्दों के माध्यम से, वही ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो मोस्टली होते हैं, 100% की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली सेंटेंस में से आरंभ होते हैं। में से उसके बाद सब्जेक्ट, ये कुछ इस प्रकार से सेंटेंस शुरू होता है कि में से आरंभ होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। लेकिन 100% सेंटेंस जो ऑप्टेटिव होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होते हैं, यानी कि यहां पर फुल स्टॉप आपको नहीं मिलेगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ मिलेगा। ये 100% कंफर्म है कि हर ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। तो ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आप में से लिखा हुआ आगे कंफ्यूज हो रहे हैं कि में किसमें है किसमें नहीं, अगर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो लास्ट में यदि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ किसी सेंटेंस की मिल रहा है, तो वहां 100% है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको मिलना ही मिलना है। जैसे कहा गया कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। या फिर कहा गया मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे भाड़ में जाओ। गो टू हेल का अर्थ यही होता है कि भाड़ में जाओ, तो मे यू गो टू हेल। बहुत सारे लोग कहते हैं गो टू हेल, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन जो एक्चुअल में सही सेंटेंस होता है मे यू गो टू हेल, ये हमारे मन की इच्छाओं को प्रकट कर रहा है। तो ये गो टू हेल वर्ड है, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्लियर? जरूरी नहीं कि सब अच्छी अच्छी चीजें हो, यहां पे आशीर्वाद भी आपको देखने को मिलेगा, श्राप भी देखने को मिलेगा और कामना भी देखने को मिलेगी। कामना मतलब मन की इच्छाएं, ईश्वर मुझे धरती का सबसे अमीर इंसान बना दे, ये हमारी कामना है, किसी की भी कामना है, लगभग दुनिया में हर लोगों की कामना है। तो जो मन की कामनाएं हमारे मन से शब्दों के माध्यम से निकलती हैं, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाती हैं। जैसे मे आई बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, ये कामना है। ये है ब्लेस यानी आशीर्वाद है, ये है श्राप यानी कि कर्ज, और ये कामना है यानी कि जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी इच्छाएं होती हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए, तो बस पहचानने के लिए आप शुरुआत में देखिए में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। मोस्टली सेंटेंस में आपको में लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आप में से कंफ्यूज हो जाते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में जाकर देखिए, सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला निशान लगा हुआ मिल जाएगा, और ये वाला निशान लगा हुआ मिल जा रहा है, तो आपको वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस मिल रहा है। क्लियर? ये निशान आपको दो जगह मिल रहा है, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी में वाक्य के शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा, जिसमें अला, सुर्रा, आहा ये सारे वर्ड देखने को मिलते हैं। इन वर्ड्स के बाद आपको ये निशान देखने को मिलेगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस इस निशान से खत्म होता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि अब कभी भी आपके सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो इसे देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा ऑप्टेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। क्लियर? तो चलते हैं अब मेन चीज आ गई हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसके लिए अभी तक ये वीडियो क्लास चल रही थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
ये क्या है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दूंगा, और शेष जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पूरी जो क्लास चालू होगी वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से चालू होगी। तो पहले चलिए, इनमें उम्मीद करता हूँ सबको नोट कर लिया होगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए, और चलते हैं इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन की तरफ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूं, उसके बाद फिर अगले वीडियो लेक्चर से उसकी क्लास चालू करूंगा। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को चुगली करना सिखाता हूं। कंफ्यूज मत होइए, बहुत सारे सोचने लगे होंगे सर इतना पढ़ाने के बाद अब कह रहे चलिए चुगली करना सिखाता हूं। लोग कहते चुगली करना कोई बुरी बात है, और मैं चुगली करना सिखाने जा रहा हूं। तो चुगली करना जो जानते हैं वो 100% इनडायरेक्ट स्पीच जानते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ही चुगली करना होती है, ये बात आप समझ लीजिए। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, दो लोग कोई आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो जो सुनने वाला है, जो बोलने वाले सुनने वाले दो ही लोग होते हैं, तो बोलने वाला बोल रहा है अपनी बातें, और सुनने वाला शायद चुगलखोर हो, तो करेगा क्या, वो तीसरे आदमी के पास जाएगा और कहेगा वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें कह रहा था। तो वहां पे दो तरीके के वाक्य बोले गए। एक जो सामने वाला, जो बोलने वाला डायरेक्ट सुनने वाले से कह रहा था, वो डायरेक्ट स्पीच में कह रहा था, मैं डायरेक्ट ही बोल रहा था उससे। लेकिन जो सुनने वाला गया, उसने बोलने वाले की बातों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर नमक मिर्च मसाला लगा के सामने वाले को बताया, तो उसने इनडायरेक्ट में बताया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही होता है कि जो एक की बात दूसरे से अपने अंदाज में कहना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्लियर? यानी कि किसी पहले की बात उठाई और तीसरे से जाकर दूसरे ने कहा, ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि अगर ए बात कर रहा है बी से सी के बारे में, सी के बारे में बात कर रहा है, तो बी जाएगा सी से बोलेगा, ये तब यहां पे हो जाएगी डायरेक्ट स्पीच। ए बात कर रहा है बी से सी के बारे में, तो ये डायरेक्ट में बोल रहा है। लेकिन बी जब गया सी से बात की, तो इसने इनडायरेक्ट में बात की। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज डायरेक्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है। क्लियर? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए आपको डायग्राम ही पर्याप्त नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सेंटेंस की शुरुआत होती है, डायरेक्ट स्पीच आपने जब भी पढ़ी होगी, जैसे कहा होगा कि रवि सेड टू रोमा शी इज गोइंग टू मार्केट। ये एक सेंटेंस होता है, डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है। अब इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स के नाम यदि आप जानते हैं तो इनडायरेक्ट बनाना आपके लिए आसान होगा। इनडायरेक्ट में जो कुछ मैं बोलूंगा वो चीज आपके लिए आसान होगी। तो पहले उन पार्ट्स के नाम जान लीजिए। ये रवि यानी कि ये ए है, इसने बात कही, अर्थात इसे हम कहने वाला कह सकते हैं, यानी कि स्पीकर, बोलने वाला कह सकते हैं, या इसे कहीं कहीं पर सब्जेक्ट लिखा जाता है। स्पीकर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो आसान हो आपके समझने में। बस इतना समझ लीजिए कि ये बोलने वाला है, ये मेन सब्जेक्ट है। और ये सेड टू, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ, इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। इसे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या स्पीकर, इसे कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और फिर रोमा, यानी बात इससे कही जा रही है, अर्थात इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यानी कि बोलने वाला स्पीकर, जो बात कही जा रही, जो करी जा रही, वो रिपोर्टिंग वर्ब, और जिससे कही जा रही है उसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और शेष जो बात कही जा रही है पूरी चीज, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान रखिए, जब भी इनडायरेक्ट आप बनाना शुरू करेंगे, जो कुछ उठापटक होगी, जो कुछ तोड़ मरोड़ होगी, ये सारी रिपोर्टेड स्पीच के साथ ही होती है। जितने भी सेंटेंस मैंने आपको अभी तक वीडियो लेक्चर में बताए हैं, वो सेंटेंस भी यही आपको देखने को मिलेंगे। जो टेंस मैंने आपको अभी इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है, वो टेंस भी आपको यही देखने को मिलेगा। जो परिवर्तन आप करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में ही परिवर्तन करेंगे। जो प्रोनाउन चेंज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में ही होगा, यानी जो कुछ भी होगा वो चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच में ही होती है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बेसिक सी रूल है, ये बेसिक रूल का भी बेसिक
ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते किसे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत कैसे की जाती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है और उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर में जितने भी मैंने सेंटेंस बताए हैं, सेंटेंस की पहचान बताई है, हर एक चीज आपने अच्छे से नोट कर ली होगी। और फिर आने वाला जो मेरा वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल से शुरू करूंगा, उसमें आप कहीं भर भी सेंटेंस को पहचानने में उलझेंगे नहीं। वीडियो लेक्चर में पहली बार आए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको टेंस पहचानना बहुत अच्छे से बताया है कि टेंस आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे हर एक चीज आप उसमें क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारे किस टेंस में है, क्या हेल्पिंग वर्ब है क्या आता है, क्या मेन वर्ब है क्या आता है। ये सारी चीजें उस वीडियो लेक्चर में एकदम क्लियर की है। तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वो वीडियो देख जरूर लीजिएगा। बाद आने वाला वीडियो लेक्चर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन अच्छे शुरू करेगा, क्योंकि इसमें मैंने केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है ये आप जान लीजिए, फिर बेसिक रूल, उसके बाद फिर उसके ऊपर के रूल, ये सारी चीजें मैं अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में दूंगा। ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर था। मैंने शुरू में पहले वीडियो लेक्चर में वादा किया था कि 2, 3, 4, 5 जितने भी वीडियो लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सिखाने के लिए, वो सारे वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो ये दूसरा वीडियो लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।